हाय फ्रेंड्स, ये है चैप्टर नंबर 9। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 8 अभी स्किप किया है क्योंकि चैप्टर नंबर 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे पहले। तो इसलिए चैप्टर 9 को मैंने इंपॉर्टेंस दी है और इसका टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए, इसका सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन लिया है। इस इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, आपको बता दूं मैं इसलिए बोलता हूं मैं कि कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी को मजाक में ना लें। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप अगर चैप्टर 9 को खोल के देखेंगे ना, तो पहले ऊपर की 4-5 लाइनें जो हम पढ़ते भी नहीं है, बिकॉज दैट इज इंट्रोडक्शन। हम उसको लगता है क्यों पढ़े, इसमें कुछ है ही नहीं कंटेंट। वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर आप पीआईक्यू एनालिसिस करते हैं, अगर आप पीआईक्यू को रिगुलसली फॉलो करते तो वहां से मैंने जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी तो मैंने क्वेश्चन निकाला था। देखिए, ट्रेड होता क्या है? इट इज अ वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दो पार्टीज के बीच में होता है, मल्टी पार्टीज के बीच में भी होता है डेफिनेटली। लेकिन जब टर्म आता है वॉलंटरी एक्सचेंज, तो इसका मतलब क्या होता है? वॉलंटरी एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैं और आप, हम अपनी मर्जी से, हमको जरूरत है, आपको मेरे सामान की जरूरत है, मेरे को आपके सामान की जरूरत है, तभी हम ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करते। वॉलंटरी एक्सचेंज है, इसका मतलब हम दोनों को यहां पे फायदा होगा। इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ अस। क्या यहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल है? तो पहली बात है, जब भी वॉलंटरी एक्सचेंज होगा वहां पे नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक कंसेप्ट है, वॉलंटरी एक्सचेंज का कंसेप्ट यही कहता है कि यहां पे जब दो पार्टीज ट्रेड करेंगे, देयर इज अ वॉलंटरी एक्सचेंज, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से ट्रेड करेंगे, तो वहां पे एक पर्सन सेल करेगा, एक पर्सन परचेस करेगा, एंड वाइस वर्सा होगा वहां पे, और वहां पे दोनों को बेनिफिट होगा। मतलब वॉलंटरी एक्सचेंज में किसका फायदा होता है? म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। ये यहां से पीवाईक्यू है भाई, पीवाईक्यू। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। इकोनॉमिक्स का भी टर्म है, आपको लगता होगा ना कि इकोनॉमिक्स आपको बहुत बार बता चुका हूं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्ट, थोड़ा क्या, अराउंड 80% इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है वहां पे। सिर्फ ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट वही है कि कौन से प्लेसेस हैं, क्या है। अदरवाइज ट्रेड के बारे में जब बात हो रही है, इट इज ऑल अबाउट द दिस इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता था भाई। सबसे पहले आप जानते हैं बार्टर सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में करेंसी यूज नहीं होती थी, सामान का एक्सचेंज होता था। इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी कहते थे। आपने पढ़ा होगा 10th की इकोनॉमिक्स में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाता था इसको। रीजन यही है इसके पीछे, क्योंकि पहले कोई स्टैंडर्ड करेंसी नहीं हुआ करती थी। जैसे आपको चावल चाहिए और मेरे को गेहूं चाहिए, तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि आपके पास गेहूं है क्या, तो वाइस वर्सा ये सब कंडीशन देखनी पड़ती थी। तो ये लेकिन ये डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था। ये सिर्फ एक गांव तक लिमिट हो सकता था, इसको आप पूरे नेशन वाइड हम नहीं कर सकते थे। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, बिकॉज डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट मिलना बहुत मुश्किल है, और सेम रेट क्या मिल रहा है क्या उसका, नहीं। तो दैट्स वाई ये हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो आज यूज भी नहीं करते वैसे। तो देखिए, लेवल ऑफ ट्रेड क्या होता है भाई। नेशनल लेवल पे क्या होता है? नेशनल लेवल में तो विद इन द कंट्री, जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट तक भेज रहा है। जैसे यहां से, अभी आपको एग्जांपल हर टाइम अपने यहाँ का इसलिए देता हूं बिकॉज मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां पे ग्रेप्स का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और अगर ग्रेप्स आप देखने को मिलता है आपके यहाँ पे यूपी बिहार में जाता है, तो मोस्टली महाराष्ट्र से जा रहा होता है। मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा पूरी तरह से, बिकॉज यहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन होता है, अभी इस टाइम पे चल ही रहा है। ठीक है, तो और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? ऑफ कोर्स ये बात इससे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, विद इन द कंट्रीज के बीच में होता है। जैसे इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, ये कोई बड़ी बात तो, मतलब ये बताने के लिए वाली तो कोई बात है नहीं। ठीक है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, फिर नेशनल ट्रेड होता है, तो यहाँ पे वॉलंटरी एक्सचेंज तो होता ही है, प्लस साथ में यहाँ पे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जैसे स्टेट्स अपने टैरिफ लगाते हैं, कुछ ड्यूटी सब लगाते हैं, वो सब यहाँ पे। लेकिन जब कंसेप्ट है वॉलंटरी एक्सचेंज का, जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, वहां पे दोनों को बेनिफिट होता है, दिमाग में रखिएगा, वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट से चलिए। अब ट्रेड की क्यों जरूरत है भाई? ट्रेड की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, सिंपल सी बात है। अभी तो सीधी बात में ये बोलूं मैं, अगर मुझे अपने घर, अपने यहाँ पे गाड़ी चलानी है, मुझे पेट्रोल चाहिए, मेरी कंट्री में पेट्रोल नहीं होता है, मैं क्या करूंगा? आई वॉन्ट, तो उसके लिए मुझे परचेस करना पड़ेगा। मतलब मेरे को जरूरत है तभी मैं परचेस कर रहा हूँ। ये जरूरत ये थोड़ी है कि मेरे पास हर चीज की सरप्लस हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ट्रेड मैं कहीं से खरीदूंगा कब? जब मुझे उसकी जरूरत है। तो उसी लिए ये ट्रेड का एक सिस्टम है, जब आपको जरूरत है आप खरीदेंगे। और ये भी देखना पड़ेगा ना कि सामने वाले के पास सरप्लस होना चाहिए। जैसे मिल्क की बात करता हूं मैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की, मिल्क प्लस प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं मिल्क प्रोडक्ट, अपने जो भी अमूल अमूल के आप देखते हैं ना, दूध दही छाछ जो भी सब मिलता है, घी भी। अब देखिए, हम सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोड्यूसर भी हैं, सबसे बड़े हम कंज्यूमर भी हैं। क्योंकि भाई हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे होता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी करते हैं। तो हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, तो ना हम उसको खरीदने की जरूरत है, ना ही एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बचता ही नहीं है।
तो एक्सपोर्ट अगर होता भी है या इंपोर्ट होता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, उसकी क्वांटिटी उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि अमेरिका से हम इंपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल इंपोर्ट करते, थोड़ा बहुत करते हैं। वो लोग अपने चीज वीज जो आते हैं ना, देखते होंगे आप लोग, आते हैं, लेकिन हमें उतनी ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। हम यार यहाँ पे खुद हमारी कंट्री में सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसका, तो जरूरी नहीं कि सरप्लस हो रहा तो भेजेगा, बेचेगा ही बेचेगा, हमारी जरूरत भी तो देखनी पड़ेगी हमें। चलिए अब बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम प्रिमिटिव मेथड था, ये बुक के हिसाब से थोड़ा जा रहा हूं मैं, इसमें अंदर कोई एक्सचेंज ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है। जहां पॉटर इज नीड ऑफ अ प्लम्बर आई वुड एक्सचेंज पॉट्स फॉर द प्लम्बिंग सर्विसेज। प्लम्बर क्या करेगा, पॉट्स ले लेगा, उसको प्लम्बिंग दे देगा। तो ये अगेन लेकिन देखना पड़ेगा क्या उसको सच में पॉट चाहिए और क्या आपको सच में प्लम्बिंग चाहिए, तो ये देखना पड़ेगा सब चीजें। तो ये इस टाइम का यूज नहीं है, लेकिन बार्टर सिस्टम इज अ कंसेप्ट ऑफ अ डबल कोइंसिडेंस, मतलब दोनों के लिए वो कंडीशन मीट करनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इकोनॉमिक्स का टर्म है, 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बात मैं कर रहा हूं, होपफुली मेरा अगर टाइम मिले मुझे एग्जाम से पहले तो क्या पता, वो तो एक दिन का काम है, कवर हो जाएगा, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, आपको बताता हूं मैं। चलिए अब यहाँ पे कोई एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बिना क्वेश्चन के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रेड इज अ वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू पार्टीज, बिल्कुल सही बात है, वॉलंटरी एक्सचेंज होता है। द बार्टर सिस्टम इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, हाँ गुड्स का एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस ओनली व्हेन द कंट्री हैव द सरप्लस प्रोडक्शन। क्यों भाई, अगर मेरे को उस चीज की नीड है तब मैं खरीदूंगा ना, अगर सरप्लस हो रहा तो मैं क्यों खरीदने जाऊं। तो दैट्स व्हाई इज दिस स्टेटमेंट इज थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो फर्स्ट एंड टू इज राइट हियर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन आपको जो मैं बना के यहाँ पे देता हूं या कुछ पीआईक्यू पे डालता हूं, तो इसको प्लीज सॉल्व किया करिए, इससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलती है, आपको क्लियर कट समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए Which of the following is not a characteristic of the barter system? क्या नहीं है भाई, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो बिल्कुल उसकी सबसे बेसिक वो है, क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब्सेंस ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एफिशिएंट एंड सुटेबल फॉर, देखिए दिस इज नॉट एफिशिएंट फॉर द लार्ज इकोनॉमी, एक छोटे से गांव के लिए, कस्बे के लिए हो सकता है, 10 लोगों के बीच में हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि हम यहाँ पे एक पूरे क्या बोलते हैं, एक बड़ी इकोनॉमी में इतना हम कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, हमें एक कॉमन मीडियम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, दैट इज अ मनी, एक कॉमन करेंसी निकालनी पड़ेगी। कुछ तो भी हो सकता हो, करेंसी आपकी किसी की भी बन सकती है, बट इट शुड बी अ कॉमन वन, जिसको एक्सचेंज करके आपके सामान वामान लिया जा सके। तो दिस इज नॉट द सिस्टम ऑफ द, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बार्टर सिस्टम, दैट इज इफिशिएंट एंड सुटेबल फॉर द लार्ज इकोनॉमी, दिस इज नॉट, ये बार्टर सिस्टम के साथ वर्क नहीं करेगा। चलिए नेशनल ट्रेड रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल ट्रेड क्या होता है, विद इन द कंट्री होता है, इंटरनेशनल ट्रेड आउटसाइड द कंट्री होता है, जहां पे दो इकोनॉमीज, दो बड़ी बड़ी कंट्रीज, दो कंट्रीज है, दो बड़ी बड़ी कंट्री, दो कंट्री बस, आपके साथ दो या मल्टीपल कंट्री भी आती हैं उसके अंदर, तो ट्रेड करती हैं। तो क्या है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, दैट इज द नेशनल ट्रेड। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, क्या है भाई, कंट्रीज वांट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन, देखिए करती तो हैं ये, बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन क्या मेजर रीजन है क्या, सिर्फ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम ट्रेड करना चालू कर देंगे, वो तो फोन करके भी बात हो जाएगी ना हमारे क्या बोलते हैं, इंडिया इजराइल की हो जाती है, वैसे नहीं, वहां से भी हमारे ट्रेड भी होते हैं, लेकिन जरूरी बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कंट्री नीड कमोडिटी दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्फ, बिल्कुल हो सकता है भाई, आप अगर खुद अपनी कंट्री में वो चीज सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि आपको एग्जांपल बताया मैंने, हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हम नहीं करते, उतना नहीं होता हमारे यहाँ पे फ्यूल का, दैट इज पेट्रोलियम का, तो हम क्या करते हैं, वी आर इंपोर्टिंग इट। गवर्नमेंट मैंडेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द लेबर अक्रॉस द बॉर्डर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर हियर। देखिए ये अब पूरा मैंने सोर्स जो लिया है डू यू नो का, ये पूरा का पूरा हमारा इससे है, एनसीईआरटी से है, और द वर्ड सैलरी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलेरियम। अब यहां पे देखते हैं विच मीन्स द पेमेंट बाय सॉल्ट। देखिए जो सैलेरियम वर्ड है लैटिन विच मीन्स सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट पहले बहुत महंगा था, At those time, producing salt from sea water was unknown and could only be made from the rock salt, which was rare and expensive. That is why it became a mode of payment. तो पहले इसको सॉल्ट को ऐसे यूज करते थे। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको पूछा जाए, बिकॉज हमें भरोसा नहीं होता है, सीडीएस के पेपर में, एनडीए के पेपर में एनसीईआरटी काफी अच्छे से फॉलो की जाती है, तो वहां पे डू यू नो या छोटे छोटे बॉक्सेस जो बने होते हैं वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस, बाकी कोई रीजन नहीं था। तब इसको बस पढ़ लीजिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि पहले सॉल्ट को यूज किया जाता था, रॉक सॉल्ट को यूज किया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ द पेमेंट। कहीं कहीं पे ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पे स्टैंडर्ड सोर्स नहीं था, इट इज अगेन नॉट अ स्टैंडर्ड सोर्स, ठीक है। चलिए
अब देखिए बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट भी होते हैं ट्रेड के, वो मैंने यहाँ पे नहीं कवर किया है बिकॉज उसमें स्लेव ट्रेड एंड एवरीथिंग बहुत, उसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, सही बताऊं तो आपको मैं सिर्फ ये था कि पहले ट्रेड किस किस चीजों का होता था, ओके बस, और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। बस इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज उसका ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, तो उसको आप इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन एक सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखिए कि स्लेव ट्रेड डेनमार्क में कब एबॉलिश हुआ, आपको 2-3 चीजें लिखवा देता हूं, बस वो लिख लीजिए यहाँ पे कि स्लेव ट्रेड डेनमार्क में कब एबॉलिश हुआ। स्लेव ट्रेड एबॉलिश्ड इन डेनमार्क, थोड़ा सा आप अगर बनाना चाहते हैं बिकॉज देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भरोसा नहीं कब दे दे, तो 1792 में। उसके बाद ब्रिटेन में कब हुआ एबॉलिश, कब हुआ ब्रिटेन में, 1807 में, और यूएसए में कब एबॉलिश हुआ, 1808 में। ठीक है, ये बस एक बार नोट डाउन कर लीजिए नोट मेकिंग में, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि कभी कभी डाल देते हैं एग्जाम में, भरोसा नहीं, सीधा उठा के डालते हैं लोग, मुझे पता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का भाई, डिफरेंस इन द नेशनल रिसोर्सेस, सिंपल सी बात है कि मेरे कंट्री में कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करूंगा। कैसे, पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, आपने अगर मेरा कौन सा चैप्टर देखा है, अगर इससे पहले कि मेरे चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज आपने देख रखा है, तो उसके अंदर यही हमने देखा था कि हर जगह पे इंडस्ट्री हर एक टाइप की सेटअप नहीं हो पाती है, क्योंकि रिसोर्सेज वैसे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हर एक मिनरल रिसोर्स हर एक कंट्री में है क्या। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट यूएसए के पास भी नहीं है उतने, तो कहां से इंपोर्ट करता है, वो चाइना से इंपोर्ट करता है, बिकॉज चाइना में उसका भंडार है। इस टाइम डेनमार्क में जो अपना ग्रीनलैंड है, यूएसए इस टाइम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ग्रीनलैंड को परचेस करने में, स्पेशली ट्रम्प काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज उनको पता है कि ग्रीनलैंड में काफी ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी जब वो बोलते हैं ना मैं ट्रेड वॉर खेलूंगा, तो चाइना भी बोलता है हम रेयर अर्थ एलिमेंट के भाव बढ़ा देंगे, तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसके भाव बढ़ जाएंगे, बात खत्म करो यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रेड वॉर में यही सब होता है। तो उनको बनना है सेल्फ सफिशिएंट, उनको बनाना है यूएसए को ग्रेट। अब उस केस में उन्हें चाहिए कि भाई जहां से जो रिसोर्सेज मिल सकता है उसको हथिया लो, तो उनका तरीका है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि भाई सबके ऊपर ट्रेड के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े। तो देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों, अभी एग्जांपल में दे रहा था आपको कि रेयर अर्थ एलिमेंट यूएसए में मिलता तो यूएसए और भाव खाता, लेकिन उन्हें पता है कि रेयर अर्थ कहां मिलता है, चाइना में मिलता है, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उन्हें। जब लास्ट टाइम होते तो ट्रेड वॉर में यही सब हुआ था। चलिए अब बिहार की बात करता हूं, चलो माउंटेन प्रमोट टूरिज्म, क्या बिहार में उस लेवल पे माउंटेन है क्या, नहीं है भाई। बिहार में गया है, गया मतलब वहां पे टूरिस्ट सेंटर्स जो कि रिलीजियस एक्सपेक्ट वाले सेंटर्स है वो ज्यादा करके मिलेंगे वहां पे, तो लोग उसके लिए वहां पे भ्रमण करने जाते हैं। अगर गोवा बीच चाहिए तो लोग गोवा जाएंगे, कोंकण जाएंगे, गुजरात के कोस्टल बेल्ट पे जाएंगे। अगर उन्हें ठंडी इंजॉय करनी है और लॉन्ग ड्राइव करनी है मतलब बाइक पे, तो लेह लद्दाख जाएंगे, शिमला जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई आपको टूरिज्म किस टाइप का चाहिए, और अब हर जगह पे तो टूरिज्म हर एक टाइप का प्रमोट नहीं हो सकता ना। बनारस में आपको किस टाइप का टूरिज्म प्रमोट होगा, आपका रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट होगा भी बनारस में, उज्जैन में। लेकिन आप कोस्टल में जाएंगे तो आपको उस एरिया का भाई आपको बीचेस का बीच टाइप का बीच फेस्टिवल होंगे, उस टाइप के आपको टूरिज्म प्रमोट होंगे। तो हर एक टाइप का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हर जगह पे नहीं होता है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, वहां पे मिनरल रिसोर्सेज भी आते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर का उस एरिया में पोटेंशियल भी आता है, और साथ ही साथ उस एरिया में टूरिज्म भी आता है। तो आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं ये सब देखने के लिए। चलिए अगेन मिनरल रिसोर्सेस, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। तो कुछ एरिया में जहां पे ज्यादा रहेंगे वहां पे उसका प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा। इंडिया में देख लो यार, इंडिया में आपको झारखंड में, जब झारखंड मतलब बोलते हैं अपने इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इधर का डेक्कन प्लेट्यू है, मतलब इधर मतलब मैं महाराष्ट्र के साइड का डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे मिनरल बेस्ड फैक्ट्रीज काफी मिलेंगी आपको। वही आपको अगर यूपी में चले जाओगे आपको उतनी नहीं मिलेगी वहां पे। तो ये समझने वाली बात है, सेम ऑल ओवर वर्ल्ड यही कहानी है। तो जहां पे इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है दूसरी कंट्री को उसकी नीड होगी तो वहां से इंपोर्ट करेगी वो। क्लाइमेट विच इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइफ स्टॉक, डेफिनेटली हमारे यहाँ पे अभी नॉर्थ में अगर आप चले जाओ तो गेहूं चावल की बहुत ज्यादा खेती होती है। यहाँ पे महाराष्ट्र में आ जाओ तो कॉटन की होती है, ग्रेप्स की होती है, अनियन की होती है।
तो ये क्या होता है, एरिया वाइज डिपेंड करता है। सेम ऑल ओवर वर्ल्ड वही कहानी है। अब जहां पे जिसकी कमी होगी उस हिसाब से वो उसको इंपोर्ट करेगा, और जिसके पास ज्यादा होगा दूसरी कंट्री से डील करेगा, भाई मेरे पास अपना तो खो जाता है, तुमको थोड़ा बेच देता हूं मैं, ये सब चलता है। जैसे वूल प्रोडक्शन इन द कोल्ड रीजन, रबर बनाना कोकोआ इन द ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि सुटेबल कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, चलिए पॉपुलेशन फैक्टर। पॉपुलेशन फैक्टर मतलब कितनी आपकी नीड है यार। पॉपुलेशन फैक्टर मतलब पॉपुलेशन अगर हैवी है, ज्यादा है, तो आपको ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड करना पड़ेगा। इंडिया की पॉपुलेशन देख के हमारी नीड्स खुद की फुलफिल नहीं हो पाती है, तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे सरप्लस है, लेकिन हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने में ही थक जाते हैं, और कुछ चीजें हमें बफर में रखनी पड़ती है ड्यू टू द इमरजेंसी पर्पस, तो हम उसको नहीं बेच पाते। ठीक है, तो आपको पता ही है ना, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बफर स्टोरेज बना के रखती है उसको इमरजेंसी के टाइम पे यूज करने के लिए। तो डेफिनेटली सब आपको पता ही है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं ट्रेड के लिए। अगर पॉपुलेशन हमारी बहुत कम रहती तो हमारी नीड्स हम अपनी खुद ही, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में हम खुद का कर लेते। अगर यहाँ पे अगर 50-60 करोड़ पॉपुलेशन हमारी कम होती तो मैनेज कर लेते हम लोग, क्या पता। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें, ऑल्दो हम सरप्लस करके भी इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। चलिए देखिए क्या है, चाइना में क्या, पोर्सलेन, ब्रोकेड्स, ईरान में कारपेट, नॉर्थ अफ्रीका में लेदर वर्क, इंडोनेशिया में। तो अभी ये सब चीजें जिस एरिया में फेमस है, अदर कंट्रीज इंपोर्ट फ्रॉम देयर। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज एंगेज मोर इन द इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड इज लिमिटेड टू द मोस्ट एग्रीकल्चर। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी साइज ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिटरमाइंस द ट्रेड, क्योंकि आपकी नीड्स बढ़ेंगी, आपको आपकी खुद की कंट्री में उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो यूनिट टू परचेस, या फिर अगर आप कर पा रहे हैं प्रोडक्शन तो यूनिट टू सप्लाई, सिंपल एज दैट। स्टेजेस क्या है भाई उसके बेसिस पे, द नेचर ऑफ द ट्रेड गुड्स डिपेंड ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, कंट्री का नेचर क्या है, कंट्री किस तरह से डेवलप्ड हुई है। कुछ है भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमी, वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमीज क्या करेंगे भाई, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, एग्रो प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करेगी, सिंपल सी बात है ना। अब मैं जाके एक अफ्रीकन कंट्री में, लेट्स सपोज युगांडा में मैं बात करूं, मेरे को एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, मेरे को एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए, उगांडा बोलेगा अरे भाई हम गरीब देश, हमारे यहाँ पे जितने ज्यादा कैटल होते हैं उनको धनी माना जाता है। ठीक है, रवांडा उगांडा जो कंट्रीज है वहां पे कैटल के बेस पे वो अभी भी स्ट्रेंथ किया जाता है कि भाई आप कितने अमीर हो बताओ। हमारे यहाँ पे जमाना का भी हुआ करता था, ये तो ऋग्वेद में हुआ करता था कि जिसके पास ज्यादा कैटल होगा वो ज्यादा अमीर होगा। तो वो हमको क्या दे सकता है, क्या हमको ये सब सामान नहीं दे सकता। वो हमको बोलेगा ठीक है ये जो गाय वैसे ही इसके बारे में कुछ बात करो, तो कुछ बात करें हम लोग। तो हमें उस कंट्री में जब हम जाएंगे तो हमें उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। मैं श्रीलंका में जाके टूरिज्म के ऊपर डिस्कस कर सकता हूं, मैं श्रीलंका के साथ ये डील कर सकता हूं कि आपके साथ मैं म्यूचुअल कॉपरेशन कैसे इंप्रूव कर पाऊं, कैसे आपकी कंट्री को मैं सुधार पाऊं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो हम डील करेंगे भाई तुम्हारे इधर सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, तो बोलेंगे टेररिज्म का हमारे इधर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो बताओ इसको कम कैसे करना है। समझे आप, अब समझ रहे होंगे आप लोग, चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हमें उस हिसाब से वहां पे ट्रेड डील साइन करनी पड़ती है। अब मैं रशिया यहाँ पे जाऊंगा, जब मैं रशिया में जाऊंगा भाई मतलब एज ए पीएम मैं रशिया में जाऊंगा तो मैं क्या बात करूंगा, अरे यार सुखोई का थोड़ा ना रेट भाव कम हो जाता तो काम चल जाता, ब्रह्मोस के ऊपर थोड़ा काम करते हैं हम, इसके ऊपर बात करेंगे। जब मैं अगर सऊदी अरेबिया में जाऊंगा तो किसके ऊपर बात करूंगा, तेल वेल के बारे में। जरा तो समझ में आ रही होगी बात आपको। तो हमारे उस हिसाब से ट्रेड के रिलेशन बनते हैं, हमें देखना पड़ता है कि कौन सी कंट्री किस चीज में ज्यादा अच्छा है। ओके, अब मैं यूएसए में गया हमारे पीएम, तो यूएसए में बोलेंगे काम कर रहा है ट्रम्प, जरा हमारे जो प्रोडक्ट है तेरे पास वाला टैरिफ कम लगा उसके ऊपर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट यूएसए में वी वर वंस, हम एक टाइम पे मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब हमें यूएसए ने दे रखा था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज को दे रखा था, हमको भी दे रखा था, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं लगते थे, फ्रीली जा सकते थे अंदर, तो यूएसए में बिकते थे वो। तो हम इस सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, हम बोलेंगे यार थोड़ा कुछ चीजों के भाव कम करो। वो क्या बोलेगा, ट्रम्प बोलता ही है कि हमारे जो दारू वारू जाते हैं जरा उसके ऊपर टैक्स कम लगाओ, हमारे मिल्क प्रोडक्ट खरीदो जरा। समझी बात अभी आपको। चलिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन है वो बोलेंगे भाई हमारे फिनिश प्रोडक्ट लो तुम। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे डील करती है। चलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सेम उसी तरह से है कि आप किस जगह पे किस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस कंट्री की नीड क्या है। प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर इंडस्ट्रीज सच एज माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हर एक कंट्री में चाहिए क्या। आज हम इजराइल के साथ किस पे बात करें, इजराइल के ऊपर बात करें कि यार तुम्हारा एग्रीकल्चर भी काफी अच्छा है लेकिन तुम्हारे इधर तो पानी की समस्या है, कैसे तुम करते हो। तो हम उनके साथ इसकी बातें कर रहे हैं इस टाइम पे। समझ में आ रही है आपको बात। हम बात करें भाई तुम इतनी खतरनाक देश, तुम्हारा आजू बाजू से घिरे हुए दुश्मनों से कैसे डील करते हो, हम उस टाइप की टेक्निक भाई कैसे डील कर रहे हो उनके साथ।
हम उसकी बातें कर रहे हैं आजकल उनके साथ। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी कंट्री किस जगह पे है, क्या नीड है उसकी। चलिए, रूल ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक रूट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ मलाक्का के थ्रू हम साउथ एशिया कंट्री में जाते हैं, साउथ एशियन कंट्री में जाते हैं। हमें रूट भी ध्यान। अभी मुझे जाना है अगर यूरोप में, तो मैं सोचूंगा भाई कि अपने स्विस कैनाल के होते हुए चला जाऊं। स्विस कैनाल रास्ता छोटा है, ठीक है। स्विस कैनाल के आसपास पायरेट्स अगर रहते हैं तो उसके लिए इंडियन नेवी साथ में जाती है, इंडियन नेवी का पूरा चक्कर होता रहता है वहां पे। इजिप्ट की नेवी है वहां पे, तो एक तरह से यूएसए की नेवी काफी उस एरिया में रहती है एक्टिव। अब मैं केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका के नीचे से जाऊंगा तो भाई बहुत पुराना रास्ता तो है, लेकिन अगेन उस एरिया में भी खतरा है। मोजाम्बिक चैनल के आसपास भाई अफ्रीका के वो पायरेट्स रहते हैं, रास्ता अपने आप में काफी लंबा है। और सारे के सारे बड़े बड़े शिप स्विच कैनाल से नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे तो अटक जाता है। आपको पता होगा 2021 में एक अटक गया था शिप, आई थिंक एवरग्रीन नाम था उसका, चाइना का बहुत बड़ा शिप था, अटक गया था वहां पे। तो कहने का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रूट सस्ता है, सॉरी सस्ता नहीं, छोटा है। आज बात करते हैं ना, बहुत सारे रूट्स की बात कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हम चाहते हैं कि अफ्रीका के जो नीचे से जा रहे केप ऑफ गुड होप से, उसके ऊपर थोड़ी डिपेंडेंस हमारी कम हो, जो अभी भी है वो। चलिए, अब इसको गो थ्रू कर लीजिए, एक तरह से पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड वैसे प्रॉपर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक है इंपोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आप करेंगे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा है, देखिए एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले, तो इसका मतलब पैसा आ रहा है ना हमारी कंट्री में, तो मैं बोलूंगा फेवरेबल है, मतलब मेरे फेवर में पैसा ज्यादा मुझे आ रहा है। अगर मैं बहुत बात करूं कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं, मैं इंपोर्ट में खरीद ज्यादा रहा हूं, मतलब पैसा जा रहा है मेरी कंट्री से, और इंपोर्ट मेरा ज्यादा है, सॉरी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो मैं फेवरेबल है क्योंकि मेरी कंट्री से पैसा जा रहा है। तो फेवरेबल मतलब होता है इंपोर्ट कम, और अनफेवरेबल में इंपोर्ट ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा करेंगे इंडिया का तो वैसे इनफेवर। और क्यों होता है भाई? क्योंकि अनफेवरेबल में यार पैसा जाएगा तो मेरे फाइनेंशियल क्रंचेस होंगे ना, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, बाकी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। अभी अगर सऊदी अरेबिया ने अगर ऑयल के रेट बढ़ा दिए तो कहीं ना कहीं मेरे वो पॉकेट से पैसा ज्यादा जाएगा ना, वो मेरे बाकी की फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे को कंट्री भी तो मैनेज करनी है, मतलब एज अ पीएम, तो वो प्रॉब्लम देगी। समझ में रहे आप? तो ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपको ऑलरेडी मेरा इकोनॉमिक्स का वीडियो देख सकते हैं आप, मैंने डाल रखा है इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, मिल जाएगा आपको। ऑलरेडी मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर सेपरेट वीडियो है मेरा विद पीआईक्यू, अगले 2 वीडियोस हैं, पूरा आप आराम से देखिए, पूरा समझ जाएगा। देखिए इंप्लीकेशन वही है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोलता है कि अब यू आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन द इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट एंड दैट टू द फाइनेंशियल डिप्रेशन, आपके पास से पैसा जाएगा, पैसे की कमी आएगी। चलिए अब अगली बात करते हैं भाई, टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द विद अदर कंट्री या 2 कंट्री के बीच में होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया श्रीलंका, इंडिया वियतनाम, विद इन 2 कंट्रीज, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है हम क्या ट्रेड करते हैं। मल्टीलेटरल, जिसके अंदर जैसे ये है अपना यूरोपियन यूनियन है, इट इज अ मल्टीलेटरल यूनियन। एशियान है, इट इज अ मल्टीलेटरल यूनियन, ठीक है। ब्रिक्स है, तो इसके अंदर हम जैसे अपने सार्क है, सार्क के अंदर हमने कुछ साफ्टा हमने साइन कर रखा है, जिसके अंदर हमने बांग्लादेश को या फिर मालदीव को कुछ पर्टिकुलर सामानों के लिए हमने बोला है कि भाई योर प्रोडक्ट विल इजीली इंटर इन आवर कंट्री, उसके लिए आपको वो सब टैरिफ हम नहीं लगाएंगे, फ्रीली इंटर कर सकते हैं इंडिया में। ये है जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि आप हमारे यहाँ पे जब सामान लेंगे तो उसके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, बात खत्म। बहुत सारे सामान के ऊपर, लेकिन दारू और लाएंगे तो लगाएंगे, क्योंकि हम दारू के फेवर में नहीं रहते हैं, आपको पता है बात। चलिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट को पैसा भी आता है, वैसे सही बात तो ये भी है। देखिए फ्री ट्रेड वही है कि हम बैरियर हटा दे रहे हैं, बैरियर मतलब टैरिफ वाला बैरियर हम हटा देते हैं, और उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। हम अपने फॉरेन गुड्स को, सर्विसेज को इंडिया में आने दे रहे हैं, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट करे, इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है। हम टैरिफ को लिबरेट कर रहे हैं। देखिए एडवांटेज तो वही होता है कि फ्री मूवमेंट होता है, लेकिन सबसे बेकार इसकी प्रॉब्लम है डंपिंग की। ये चाइना करता है। डंपिंग क्या करता है? देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। एक अमूल का पैकेट, अमूल का मिल्क पैकेट है हमारे यहाँ पे 30 रुपए का, 30 रुपए का ही होगा ना, आधे लीटर का, 28 या 30 जो भी है, 30 रुपए का। लेकिन हम 30 रुपए में खरीद रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं। चाइना में सिमिलर काइंड का प्रोडक्ट बन रहा है, दूध का पैकेट है आधा लीटर का, वो बन रहा है 20 रुपए का, और इंडिया तक आते आते उसके ऊपर लागत बन रही है 25 की,
और इंडिया अगर उसको अलाउ कर दे रहा है सीधा 25 का आने के लिए, तो लोग किसको खरीदेंगे? अमूल का खरीदेंगे कि चाइना का खरीदेंगे? चाइना का खरीदूंगा, मैं तो चाइना का खरीदूंगा। बाढ़ में अमूल, साइड करो अमूल को। मेरे अंदर इतना नेशनलिज्म नहीं है, पैसा जरूरी है। चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हो ना तुम लोग, ज्यादा ये मत दिखाना कि इधर नेशनलिज्म की बात आएगी, ठीक है? इतना नेशनलिज्म की बात होती है तो वीवो ओप्पो नहीं खरीदता, वन प्लस भी नहीं खरीदता, ठीक है? तो वेरी फ्रैंक मैं चाइनीज फोन यूज नहीं करता, और तब से यूज नहीं करता जब सबसे थोड़ा इस चीज की समझ में आ गई थी, तब से। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अभी कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना का सामान सस्ते का है, चाइना आके बहुत फिर एक्स्ट्रा में और आइटम्स ऐसे आके डंप करेगा इंडिया में, और इंडिया में बिकेंगे वो, तो इसको बोलते हैं डंपिंग। लो प्राइस पे एक्सट्रीमली, ये तो बहुत छोटा कम प्राइस का डिफरेंस है। ऐसे बहुत ज्यादा सामान है जो इसके ऊपर इंडिया टैरिफ लगा के भी कितना लगाएगा, फिर चाइना क्या बोलेगा डब्ल्यूटीओ के पास जाके, चाइना एक्सेसिव, इंडिया एक्सेसिव टैरिफ लगा रहा है उसके ऊपर, तो कितना लगा पाएगा? तो इसलिए क्या होता है, हम टैरिफ लगा के भी वो सामान हमारे प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे भी सस्ता रहता है टैरिफ लगाने के बाद भी। तो भाई इसके ऊपर हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं, फिर हमें डब्ल्यूटीओ में केस लेके जाना पड़ता है भाई कि जो सामान वहां पे बिक रहा है, बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है इतना सस्ते में, इसलिए मैन्युफैक्चर हो पा रहा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। और गवर्नमेंट इतना ज्यादा सब्सिडी क्यों दे रही है? क्योंकि डब्ल्यूटीओ के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है? कि गवर्नमेंट इस लेवल पे सब्सिडी ना दे कि वो ट्रेड को वो अपने मैनिपुलेट करे अपने हिसाब से, ये सब चीजें होती है। डंपिंग मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट सस्ता है, आप दूसरे के मार्केट में जाके डंप कर रहे हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट की इकोनॉमी को आप हार्म कर सके, क्योंकि लोग वहां के आपका सामान लेंगे, फिर उस कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ये बात होती है डंपिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर। अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑकर व्हेन द इंपोर्ट एक्सीड, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट चाहिए, तो पहला गलत हो गया। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड लेड टू द डिप्लेशन ऑफ कंट्री फाइनेंशियल रिजर्व, बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल होगा मतलब इंपोर्ट ज्यादा होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल, सॉरी माय मिस्टेक। बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर आप बुक पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलेगी, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपको मिलेगा सिर्फ गुड्स, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको गुड्स भी मिलेगी, सर्विसेज भी मिलेगी, आपको यूनिलैटरल पेमेंट भी मिलेगा। तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ सब पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना बड़ा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका पार्ट है। ऑल्दो बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत बड़ा चंक है उसका, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आते हैं विजिबल गुड्स। क्या आते हैं? विजिबल गुड्स आते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर सर्विसेज नहीं आती हैं, सर्विसेज नहीं आती हैं इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, लेकिन ज्योग्राफी एक्सपेक्ट से देखेंगे दोनों है। लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ज्यादा करके इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बुक्स में भी ऊपर नीचे है, तो मैं बात करता हूं सीधा कि ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स, और इट्स अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप मेरे वीडियो को समझ पा रहे हैं तो, अगर आपको इसकी थोड़ी जानकारी है तो, बिकॉज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके दो अकाउंट होते हैं, एक होते हैं कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में चार चीजें आती हैं। करंट अकाउंट में आता है बैलेंस, एक होता है विजिबल गुड्स का ट्रेड, विजिबल गुड्स के ट्रेड को ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। दूसरा होता है यूनिलैटरल पेमेंट। यूनिलैटरल पेमेंट मतलब जैसे कि आप को अफ्रीका से कोई गिफ्ट आ गया, आपके चाचा जी सऊदी में रहते हैं, उन्होंने वहां से रेमिटेंस भेज दिया, उसको बोलते हैं यूनिलैटरल पेमेंट, ठीक है। तीसरा होता है सर्विसेज, जैसे हमारे यहाँ पे बीपीओज होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, वो अमेरिकन किसी कंपनी को सर्विस दे रहे होते हैं तो उसका पैसा उन्हें आता है, तो ये होता है सर्विसेज। इंश्योरेंस की कुछ सर्विसेज होती हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज हमारे यहाँ के लोग फॉरेन को देते हैं, ठीक है। चौथा होता है इंटरेस्ट या अदर पेमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया है, तो किसी कंट्री को लोन दिया, किसी कंपनी को लोन दिया, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट और पेमेंट्स आती रहती हैं, तो ये आता है चौथा। तो इसके अंदर भी दो पार्ट बटे हैं। ये तीनों को, ये वैसे तो पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हमने जोड़ रखा है। इन तीनों को बोलते हैं हम लोग इनविजिबल गुड्स। इनविजिबल है और ये वाला विजिबल है, तो विजिबल गुड्स को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसलिए गुड्स आएगा इसके अंदर, सर्विसेज नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा कचरा कर दिया, लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा होना चाहिए चीज, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने एक टॉपिक खत्म कर दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड का, अगर आप थोड़ा समझते हैं तो इकोनॉमिक्स को। तो यहां पे थर्ड वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही है, ओनली 2। चलिए, Which of the following correct define the bilateral trade? Trade agreement between the multiple countries, इसको multiple trade, multilateral कहते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्री फॉर स्पेसिफिक कमोडिटीज, ठीक है, स्पेसिफिक कमोडिटीज के लिए करते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट विद इन अ सिंगल कंट्री का कोई मतलब ही नहीं है, तो बी होगा यहाँ पे। व्हाट इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हम इसलिए देते हैं कि भाई उनकी कंट्री का सामान हमारी कंट्री में आके बिक सके, और डेवलपिंग कंट्रीज को हम देते हैं। जैसे इंडिया बांग्लादेश को दे सकता है, बांग्लादेश की औकात नहीं कि इंडिया को दे पाए।
यूएसए इंडिया को दे सकता है, बिकॉज यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडिया स्टिल डेवलपिंग है, तो इंडिया को दे सकता है, वो इंडिया को दे सकता है। इंडिया यूएसए को देने के लिए उतना काबिल अभी भी नहीं बना है। तो स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बिल्कुल। A specific status given by one country to another to ensure equal trade benefit. A status that allow a country to impose additional तो नहीं है, recognize given to the country, a recognition given to a country for producing high quality export, नहीं, ये भी मतलब नहीं है। Status given by one country to another to ensure equal trade benefits, इक्वल ट्रेड बेनिफिट तो नहीं होता है, स्पेशल प्रिविलेज होता है एक तरह से लिस्ट डेवलप कंट्री को, पहला वाला सही है। मोस्ट फेवर्ड नेशन में एक स्पेशल प्रिविलेज आप देते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग ट्रेड लिबरलाइजेशन का भी पार्ट है वैसे। द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर एंड प्रमोटिंग ओपन ट्रेड बिटवीन द नेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रेड लिबरलाइजेशन। देखिए, ट्रेड जो प्रोटेक्शनिज्म है, इसका मतलब होता है कि आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आपने टैरिफ बढ़ा दिया, आप अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बचा रहे हैं। यहाँ पे आपने टैरिफ बढ़ा दिया, ये उल्टा होता है, ये सीधा इसका उल्टा है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप जो सामान इंपोर्ट करना चाहिए उसके बदले आप अपनी कंट्री में ही वैसा ही सामान बना रहे हैं। जैसे कि 1950 से लेके 1991 तक हमारी पॉलिसी क्या थी? हमारी पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, मतलब हमारी कंट्री में जो सामान है उस इंपोर्ट ना करने के वजह हम उसी टाइप का सामान बनाएंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उसे बोलते हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब अपने मार्केट को ओपन करना, अपने मार्केट को लिबरेट करना, आपको टैरिफ बैरियर हटा देना। ये 1991 में हमने भी किया था। एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ, इसको तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे, तो ये ज्यादा सही होगा यहाँ पे, ट्रेड लिबरलाइजेशन। चलिए, डंपिंग, डंपिंग क्या होता है? अ कंट्री इंपोजिंग हाई टैरिफ, नहीं भाई, एक्सपोर्टिंग गुड्स एट अ लोअर प्राइस देन द डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, बिल्कुल। मतलब चाइना ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहा है हमारी कंट्री में जो हमारे डोमेस्टिक प्राइस से भी कम है। ज्यादा करके कौन सी चीजें? टॉयज बेचता है वो, जो आपको हर चीज, आपको छोटी मोटी चीज प्लास्टिक वस्टिक की मिल जाएगी, उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। इसके ऊपर क्वेश्चन मालूम है क्या आता है? डब्ल्यूटीओ बना कब था? 1948 में बना था, गैट, एज अ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आई थिंक 34 कंट्रीज थी, और फिर उसके बाद इसका एक्सपैंड हुआ, लेकिन प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए गए थे, कुछ लिमिटेड कंट्रीज के साथ थी। लेकिन बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट, ठीक है। आज क्या रोल है भाई, आपको पता ही है। ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स, इसके ऊपर काम करता है, गुड सर्विसेज के ऊपर काम करता है, सर्टेन ट्रेड वो क्या बोलते हैं पेनल्टीज इंपोज करता है, लेकिन सच बताऊं कोई सुनता नहीं है इसकी। स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके फेवर में ही काम करता है, सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म है। डेवलपिंग कंट्री के उतना फेवर में रहा नहीं है, तो इसलिए ज्यादा करके लोग बोलते हैं कि क्या ही मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ नाम का है वो, ठीक है। तो और हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है भैया इसका, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपको बता देता हूं मैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ये आपको पता होना चाहिए। ये है इसका हेडक्वार्टर डब्ल्यूटीओ का। चलिए, इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, कहीं लिख लीजिए, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द डब्ल्यूटीओ। चलिए, क्रिटिसिज्म वही है इसका कि डेवलप्ड कंट्री का फोकस करता है। कब स्टैब्लिश हुआ था? कुछ क्वेश्चन देख लें, 1995 में, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, गैट नहीं पूछा है मैंने, गैट हुआ था 1946 में, डब्ल्यूटीओ कब हुआ था? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस विच ऑर्गेनाइजेशन? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये पूछा गया, सारे पीआईक्यूज हैं, बता रहा हूं आपको मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ? क्या नहीं करता भाई? प्रमोट फ्री ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई को नहीं करता। ग्लोबल सप्लाई के लिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, ग्लोबल सप्लाई को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ग्लोबल सप्लाई इसके अंडर नहीं आता है, सिंपल सी बात है। चलिए, which of the following statement about the WTO membership is correct? Only developed country can be the member, नहीं भाई, WTO is closed, नहीं, ओपन है भाई। WTO allow both developed and developing country as a member। इंडिया भी तो मेंबर था उसका, भी है उसका, ठीक है। चलिए, which of the following is a major criticism because it prioritizes the powerful nations and developing countries over developing countries? ज्यादा करके डेवलप कंट्रीज को ज्यादा करके फेवर करता है, इसलिए इसको हम क्रिटिसाइज करते आए हैं और करते रहेंगे, सिंपल सी बात है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से 100 पीआईक्यूज बन चुके हैं, पीवाईक्यू का भंडार है यहाँ पे। इसको बोलते हैं पोर्ट्स, गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड। पोर्ट के ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज नहीं है, पूरा फैक्चुअल है भाई। कोई सामान जाएगा तो पोर्ट के होते हुए जाएगा। अब यहाँ पे पूछा था कितने टाइप के भाई पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं इनके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्स हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहां से चालू होता है इंडस्ट्रियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट मतलब भाई इसके ऊपर बड़े बड़े बल्क कार्गो जाएंगे वहां पे,
जहां पे भाई दुनिया भर के सामान है, ग्रेन्स है, शुगर है, और है। अब आपको एग्जांपल एक पता होना चाहिए कि भाई कौन सा भाई इस एक कमर्शियल पोर्ट है। यहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन बताता हूं आपको मैं, एक कमर्शियल पोर्ट है ये अपना इंडस्ट्रियल पोर्ट, कमर्शियल पोर्ट। तो एक आ जाएगा अपना लेनिनग्राड। लेनिनग्राड, लेनिनग्राड कहां पे है? लेनिनग्राड है यूएसएसआर, रशिया में एक कमर्शियल पोर्ट है। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट क्या होता है? जिसके अंदर भाई आप कार्गो भी आ जाता है, उसको भी, लोगों को भी मैनेज कर लेता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट सबसे मतलब एक तरह से हर एक टाइप के चीजों को मैनेज कर लेता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं भाई बेस्ड ऑन द लोकेशन किस टाइप के पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ज्यादा करके वैसे कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स ही होते हैं। अब इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट मतलब जो समुद्र पे तो नहीं है, अंदर पानी में, अंदर मतलब रिवर पे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे, लेकिन वहां पे ज्यादा डीप नहीं होते, ये बात भी बता दो, ज्यादा डीप नहीं होते। इसके ऊपर ज्यादा करके आपको वैसे फ्लैट शिप्स आ सकती हैं इसके ऊपर, जिसका बॉटम काफी फ्लैट होता है, वो शिप्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब ज्यादा बड़ी बड़ी शिप नहीं आ पाती यहाँ पे। जैसे कि मैनचेस्टर जो कि कैनाल से है, जो कि कैनाल से लिंक है, मैनचेस्टर यूके का। ठीक है, कोलकाता आपको पता है हुबली पे है, हुबली रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, मेम्फिस कहाँ पे है? अपना मिसिसिपी रिवर पे है मेम्फिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। और प्लीज ये पूछे गए, ये सीधा पूछा जाता है कि इनलैंड पोर्ट इसमें से कौन सा नहीं है। 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, सीधा पूछे जाते हैं, सीधा पूछे जाते हैं आपको। तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट बनाइएगा आप और बुक को रेफर करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगे तो एक लिस्ट बना के रखिएगा, एग्जाम से पहले देखिएगा, लेकिन प्लीज करिएगा। ठीक है, एक है भाई मेनहीम, मैं लिखता हूं यहाँ पे स्पेलिंग MANNHEIM, मेनहीम पोर्ट है। ये कौन सी रिवर पे भाई? ज्यादा करके रिवर्स पे आपको मिलेंगी। ये आपको राइन रिवर पे मिलेगी। ठीक है, जर्मनी में है। चलिए, आई थिंक जर्मनी में, माई मिस्टेक, जर्मनी में नहीं है, माई मिस्टेक, जर्मनी में नहीं है। नहीं, आई थिंक इस पे ही है। एक और है, एक उसका भी नाम लिख लीजिए आप। ये जर्मनी पे है, सॉरी ये जर्मनी पे ही है। मतलब कि इतनी बार पढ़ा है, कैसे दिमाग से निकल रहा है। चलिए यहीं पे है, जर्मनी में। एक और है ड्यूसबर्ग, ड्यूसबर्ग। ये अगेन किस पे है? ये भी राइन पे है, ये भी राइन रिवर पे है। तो देखिए, मैनचेस्टर यूके में कैनाल पे बना है। मेम्फिस यूएसए में कहाँ पे है? मिसिसिपी रिवर पे है। कोलकाता इंडिया का हुबली रिवर पे है। मेनहीम पोर्ट राइन रिवर पे है, और ड्यूसबर्ग भी राइन रिवर पे है। अगला है डीप वाटर पोर्ट। देखिए, जो मेन पोर्ट होता है वो उतना डीप नहीं है, इसलिए उन्होंने एक आउटपोर्ट बना रखा है। आउटपोर्ट बना रखा है मतलब उसी का पोर्ट है, उसी का कनेक्टेड पोर्ट है, लेकिन दूर बना हुआ है थोड़ा सा। एक है एथेंस, एथेंस मेन पोर्ट है, एथेंस इज अ मेन पोर्ट, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो कौन सा है? पिरायस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिरायस इज आउटपुट ऑफ द एथेंस। बिल्कुल, बिकॉज एथेंस उतना डीप नहीं है, इसलिए उन्होंने दूर थोड़ा सा एक पोर्ट बना रखा है जिसका नाम दिया उन्होंने पिरायस, जहां पे बड़े बड़े कार्गो शिप्स आके वहां पे वो कर सकते हैं। लार्ज शिप्स आती है वहां पे, बेसिकली लार्ज शिप्स आती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप्स एथेंस तक नहीं आ पाती। ये है यहाँ पे। तो डीप आउटपुट होते हैं जो डीप सी। एक्चुअली एग्जाम में भी पूछा था कि आउटपुट क्यों बनाए जाते हैं। तो आउटपुट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो मेन पोर्ट है, जो मेजर पोर्ट है, वहां पे बड़े बड़े शिप नहीं आ पाएंगे। तो क्योंकि उतना गहरा नहीं है, उतना डीप नहीं है वो, तो एक डीप पोर्ट बनाते हैं वो लोग, उसी से कनेक्टेड, जो दूर होता है थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं भाई ऑयल पोर्ट्स के लिए। अब तो टोटल भाई देखो, टोटल अभी तक 7 पोर्ट हो चुके हैं। 5 पोर्ट यहाँ पे, 7-8 यहाँ पे हुए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा, डाउट होगा तो सीधा लास्ट ईयर का पीआईक्यू उठाना, लास्ट ईयर यहां तक कि सीएपीएफ का और बाकी का भी पेपर उठाना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड फंक्शन पे, अब देखिए ऑयल पोर्ट क्या है भाई, जहां पे स्पेशली हम ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा पोर्ट एक माराकाइबो वेनेजुला में है। माराकाइबो वैसे रिवर भी है, माराकाइबो लेक भी है वहां पे। तो माराकाइबो वेनेजुला आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्सेस है उसके पास ऑयल के। तो माराकाइबो पोर्ट वहां पे है। अब्दाम पोर्ट कहां पे है? ईरान में है, ऑयल पोर्ट है, मतलब जहां पे टैंकर पोर्ट या रिफाइनरी पोर्ट भी हम इसको बोलते हैं वैसे तो, क्योंकि साइज काफी बड़ी है, वहां पे काफी बड़े बड़े शिप्स आते हैं। ठीक है, त्रिपोली कहां है? त्रिपोली इज ए कैपिटल ऑफ लेबनान। ये देखिए आपको लिख देता हूं मैं, त्रिपोली, त्रिपोली, त्रिपोली कहां है? लेबनान में है। अगेन इट इज ऑल्सो अ ऑयल पोर्ट। ठीक है, और कुछ यहाँ पे? अच्छा एक और बात, ऑयल पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? टैंकर पोर्ट भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई ऑयल पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड टैंकर पोर्ट।
अगला बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ऑफ कॉल मतलब क्या होता है कि जब भाई शिप जा रही है, उनको रिफ्यूलिंग के लिए रिफ्यूलिंग चाहिए या फिर कुछ नाश्ता पानी चाहिए, एक तरह से मतलब अपने लिए स्टोरेज चाहिए अपने क्रू के लिए, तो वो बीच में रुकती हैं। रिफ्यूलिंग स्टेशन उनको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। उसके लिए बहुत फेमस है तीनों। एडन, सिंगापुर तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। एडन कहां पे है? यमन में है। सिंगापुर भी फेमस है। होनोलुलु कहां है? हवाई में है। हवाई कहां पे भैया? यूएसए का, ठीक है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडन, होनोलुलु एंड सिंगापुर। रिफ्यूलिंग, वाटरिंग, टेकिंग फूड आइटम, इन सब चीजों के लिए इसको बोलते हैं। और मेन सी रूट में जैसे आप बोलते हैं ना कि आप कहीं पे आप जैसे लंबी दूरी कर रहे हैं तो बीच में आप रुक जाते हैं थोड़ा सा, एक तरह से वैसा पॉइंट है। एक गैप ले लिया है, थोड़ी देर के लिए रुक गए, अपना स्टोरेज भर लिया वापस और फिर आगे चल गए, इसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पोर्ट ऑफ कॉल हम लोग भी बना रहे हैं बेजिंगम में। आपको पता होगा हमारे पास टोटल 13 मेजर पोर्ट है, 12 मेजर पोर्ट है। अभी हमने पोर्ट ऑफ कॉल हमने भी बनाया है बेजिंगम में, केरला में, ठीक है। चलिए, पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन में तो छोटे छोटे होते हैं, वैसे तो फेरी पोर्ट्स इनको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये अगेन रिवर पे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, वाटर बॉडीज के ऊपर होते हैं। डोवर है इंग्लैंड में और कैलीज है फ्रांस में। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़े बड़े नहीं थे। फेरी पोर्ट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बोट्स इस पर नहीं आती हैं, ठीक है। एक तरह से किसी चैनल को क्रॉस करने के लिए होता है और कुछ नहीं होता। अगला जो इंपॉर्टेंट है एंथ्रीपोर्ट। एंथ्रीपोर्ट क्या होता है? जैसे एक शिप जा रही है सिंगापुर में, उसने कुछ अपने सामान उतार दिया, क्योंकि वहां से दूसरी शिप आएगी, उसको लोड करेगी और लेके जाएगी, ऐसा होता है। वो कलेक्शन सेंटर है एक तरह से। जैसे आपका ये करती है ना, रोडवेज करती है, कुछ सामान आपने चढ़ा दिया तो बोला उसको वहां उतार देना, वहां पे मेरा बंदा आएगा, उसको लेगा और दूसरी जगह पे लोड करेगा। तो एक तरह से वही है ये। कोई शिप जा रही थी भाई सिंगापुर के रूट से, और सिंगापुर वैसे भी पोर्ट ऑफ कॉल के लिए फेमस है, तो सिंगापुर पे उतार दिया, वो सामान अनलोड कर दिया, वहां से दूसरी शिप जब आएगी सो एंड सो डेट पे उसको लोड किया जाएगा और वहां पे चली जाएगी, बात खत्म। इसको बोलते हैं एंथ्रीपोर्ट। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, सिंगापुर, अगेन सिंगापुर काफी चीजों के लिए मिलेगा, तो सिंगापुर आपको पोर्ट ऑफ कॉल के लिए भी मिलेगा, ठीक है। और रोतेंडम अपना यूरोप, रोतेंडम वैसे नीदरलैंड में है। कहाँ पे भैया? नीदरलैंड में है, ठीक है। काफी बड़ा पोर्ट है। इसके अंदर अपना एक बार काफी न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां पे चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया था, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था वो। कोपेनहेगन बाल्टिक रीजन में है, अपना पता होगा डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, तो वहां पे है, ठीक है। चलिए, अभी इसके लिए देखो यार, कोई तरीका नहीं, यू हैव टू मेक द लिस्ट, यू हैव टू लर्न इट। अब इसके लिए आप बोलोगे कि लर्न कराओ, तो लर्न कराने का कोई तरीका नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिकैप। अब मैं आपसे बोलूं कि आउटपुट बताओ, एथेंस का आउटपुट क्या है, तो एथेंस का आउटपुट आपके दिमाग में आना चाहिए कि एथेंस का आउटपुट यहाँ पे पिरायस है, और कहाँ पे भैया? ग्रीस में। पूरा ग्रीस की कैपिटल एथेंस है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट मतलब डीप वाटर पोर्ट। आपको चलो लास्ट में रिवाइज करा दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेवल पोर्ट ये लास्ट में पूछा गया था, लास्ट सीडीएस या सीएपी में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि इंडिया के सीधा स्टेटमेंट था, पोर्ट ऑफ कॉल के ऊपर था और एक नेवल पोर्ट के ऊपर था। तो कोच्चि करवार इंडिया के नेवल पोर्ट है। आपको नेवल पोर्ट मतलब देखिए ऐसे बहुत सारे नेवल पोर्ट हैं, विशाखापट्टनम भी है। पॉइंट ये है यहाँ पे बताने का कि वो नेवल पोर्ट्स होते हैं जहां पे मिलिट्री पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो कोच्चि करवार इंडिया के एग्जाम्पल, और यही उठा के उन्होंने दे दिया था, सीधा उठा के दिया था उन्होंने। चलिए, अब थोड़ा सा, which of the following statement about the port is correct? The port only handle cargo and not passenger traffic, ऐसा किसने बोला? The size of the cargo handled by a port is an indicator of the development of its hinterland, बिल्कुल। क्यों कितना ज्यादा वो अपने कार्गो को हैंडल करता है, उससे पता चलता है कि उस हिंटरलैंड मतलब आसपास का उसका इलाका कैसा है, कितना डेवलप्ड है, कितना सामान वहां से आ सकता है, ये सब उसको बताता है, बिल्कुल दर्शाता है, सही बात है। ऑल पोर्ट्स आर लोकेटेड अलोंग इट्स कोस्ट लाइन, बिल्कुल नहीं भाई, कुछ तो अंदर भी बने हैं ना। कोलकाता का पोर्ट एग्जांपल बताइए, अभी कोलकाता हो गया जो कि रिवर पे बना हुआ है, मेम्फिस बना हुआ है मिसिसिपी पे, उसके बाद मैनचेस्टर बना हुआ है, कैनाल से लिंक है वो तो, ठीक है। मेनेम बना है राइन रिवर पे, ड्यूसबर्ग बना है राइन रिवर पे, तो कैसे बोल सकते हैं हम? विच ऑफ द पोर्ट इज बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट टू एकोमोडेट लार्ज शिप, कौन सा है? उसको बोलते हैं हम आउटपोर्ट बोलते हैं ना इसको हम लोग। जैसे हमारा एग्जांपल क्या था, इसको हम लोग डीप वाटर पोर्ट भी बोल सकते हैं हम, डीप वाटर पोर्ट। और जैसे हमारा एथेंस का है, एथेंस का पिरायस बना हुआ है। चलिए, नेवल पोर्ट तो कोच्चि करवार है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पोर्ट आपको एक बताया था मैंने, लेनिनग्राड बताया था ना आपको, लेनिनग्राड, वो दिमाग में रखना है। चलिए, सिंगापुर इज एग्जांपल ऑफ, सिंगापुर एंथ्रीपोर्ट भी है और पैकेट स्टेशन तो नहीं है वैसे, और अपना ये भी है, पोर्ट ऑफ कॉल भी है,
तो दोनों है यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एग्जांपल ऑफ नेवल पोर्ट? कोच्चि है प्लस करवार है, एज पर मैं बुक के हिसाब से जा रहा हूं मैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ द पैकेट स्टेशन? फेरी पोर्ट कौन सा है? रोतेदम थोड़ी है यार, रोतेदम तो अपने इसके लिए यूज हो जाता है, अपने एंथ्रे पोर्ट के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, रोतेदम यूरोप के लिए। डोवर, डोवर होगा बिल्कुल। डोवर कहां पे? यूके में है। अबडान, अबदान किसके लिए है? अबदान हमारा ऑयल पोर्ट है, आपको याद आ रहा होगा। पिरायस किसका है? एथेंस का है, आउटपोर्ट है। ऐसे बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और कोई तरीका नहीं है प्लेसेस का नाम याद करना है, अब इसके लिए क्या लॉजिक बताया जाए, और दुनिया भर के प्लेसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई, ठीक है। और अबदान वैसे गल्फ ऑफ पर्शिया में है, आपको बता देता हूं मैं। गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ इसको बोलते हैं हम लोग, और रिफाइनरी पोर्ट बोलते हैं इसे, रिफाइनरी पोर्ट बोलते हैं इसे। चलिए, ये चीजें हैं यहाँ पे, और तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन फॉर हैंडलिंग ऑयल ट्रांसपोर्टेशन? अबदाम वही था ना, ईरान में है। चलिए, कोपेनहेगन तो नहीं है यहाँ पे। कोपेनहेगन किस लिए यूज होता है? कोपेनहेगन तो हमारा ये है ना, एंथ्रे पोर्ट है। कोलकाता हमारा इनलैंड पोर्ट है। एथेंस ग्रीस हमारा क्या? एथेंस अपना मेजर पोर्ट है, उसका आउटपोर्ट कौन सा है? पिरायस है, ठीक है। एक और बात, एक और फैक्ट लिख लीजिए। ये फैक्ट लिखिए अब सैन फ्रांसिस्को के बारे में। सैन फ्रांसिस्को कहां पे है? यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को क्या है भाई? इट इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड हार्बर। चलिए, ये है। और कुछ यहां पे? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? देखिए, इससे हमारा भाई अच्छा कर, एंथ्रे पोर्ट गलत है ना। कोलकाता क्या है भाई? कोलकाता हमारा इनलैंड पोर्ट है, तो कोलकाता को तो आप ऐसे हटा दीजिए। इनलैंड पोर्ट मैनचेस्टर, हाँ बिल्कुल मैनचेस्टर, हाँ इनलैंड पोर्ट है, ठीक है, बिकॉज कैनाल पे बना हुआ है। ऑयल पोर्ट कोपेनहेगन, कोपेनहेगन ऑयल पोर्ट नहीं है। कोपेनहेगन क्या है? कोपेनहेगन क्या है? एंथ्रे पोर्ट है। पैकेट स्टेशन सिंगापुर, अरे सिंगापुर तो दो जगह पे आता है, एंथ्रे पोर्ट में भी आता है और साथ साथ पोर्ट ऑफ कॉल में आता है। पोर्ट ऑफ कॉल में एडन आता है, होनोलुलु आता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? बी वाला सही है। अभी तक याद तो हो गया होगा, काफी कुछ याद हो रहे होंगे आपको चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ रिफ्यूलिंग स्टेशन बट लेटर बिकम अ कमर्शियल पोर्ट? कौन सा भी आपको लगता है? होनोलुलु होगा बिल्कुल। करवार तो नहीं है, करवार मिलिट्री पोर्ट है। कोलकाता इनलैंड पोर्ट है। रोतेदम, रोतेदम हमारा ये है, क्या बोलते हैं उसे, एंथ्रे पोर्ट है। तो होनोलुलु होगा बिल्कुल, बिकॉज होनोलुलु हमारे यहाँ पे रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए बना था, लेकिन कमर्शियल पोर्ट ऑफकोर्स बन चुका है इस टाइम पे। ऑफकोर्स वैसे रिफ्यूलिंग स्टेशन भी है, वो पोर्ट ऑफ कॉल के लिए यूज होता है। रिफ्यूलिंग स्टेशन मतलब पोर्ट ऑफ कॉल। चलिए, विच टाइप ऑफ पोर्ट हैंडल बोथ बल्क एंड जनरल कार्गो? ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स होते हैं, जो सब कुछ डील करते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इनलैंड पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली? अरे ये तो सबसे सिंपल है, कोलकाता। कांडला कहां है? गुजरात में है। विशाखापट्टनम पता है आपको? चलिए, और कुछ? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट। काफी इसमें सच बताऊं, ये जो अभी टॉपिक हमने पढ़ा, फुल ऑन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पोर्ट्स के ऊपर। प्लीज इसको बार बार रिवाइज करिएगा, एग्जाम से पहले भी उसको रिवाइज करिएगा, ये चैप्टर से बहुत अच्छा टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दो चैप्टर बच गए, देखिए 8 चैप्टर हो गए और 2 चैप्टर बच गए, उसमें भी इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी उसको हाईलाइट करके उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। मोर देन एनफ हो जाएगा और हमारा पूरा बुक फिर खत्म हो जाएगा, जो हम बुक अभी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।